नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी वाले इस सब्जेक्ट के अंदर एक और नए कॉन्सेप्ट पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। और चूंकि आज का कॉन्सेप्ट है हमारा सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, तो इसके अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषता। तो आप यहाँ की हेडिंग से ही देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा लेंथी क्लासेस आज की नहीं होने वाली है। सेशन जो है आज डे 14 है, मतलब लेक्चर नंबर 14 होने जा रहा है। इससे पहले 13 लेक्चर हो चुके हैं। कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। नए छात्र हैं तो आपको एक एक चीजों को बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है। इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को फ्री लेक्चर और नोट्स जो है पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड किए जाते हैं, और लेक्चर भी डिटेल क्लासेस होती है, शॉर्ट क्लासेस नहीं। और उन सब के लिए आपको विजिट करना होगा प्लेलिस्ट को। इसी प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कीजिए, वहां पर आपको आपकी आवश्यकता के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। यदि सब्जेक्ट देखोगे तो लंबी लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगी प्लेलिस्ट में। बीए फर्स्ट ईयर के अलग है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अलग है। तो अब यदि आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो पूरे थर्ड ईयर तक की यात्रा आप लोगों की हमारे साथ ही होने वाली है, क्योंकि जितने भी आपको सब्जेक्ट चाहिए, जो भी सब्जेक्ट चाहिए, उस हर सब्जेक्ट की डिटेल क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, वो भी मॉडल पेपर के साथ में, आईएमपी क्वेश्चंस के साथ में। आइए शुरू करते हैं। हाँ, एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट किया करना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को हमेशा चेक करते रहे। जो भी क्लास आप देखते हैं ना, तो क्लास कंप्लीट होने के तुरंत बाद में आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना चाहिए कि वहां पर क्या क्या दिया गया है, क्योंकि सब कुछ बोलने बैठूंगा ना तो टाइम बहुत चला जाएगा स्टार्टिंग में ही। ये आपका सिलेबस है, विषय सूची है, जिसके थ्रू हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें अभी तक आपकी फर्स्ट यूनिट चैप्टर वाइज चैप्टर क्लासेस होती है। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सारे टॉपिक हो चुके हैं फर्स्ट यूनिट के। सेकंड यूनिट अभी चल रही है आपकी, सेकंड यूनिट में भी ऑलमोस्ट टॉपिक हो चुके हैं। आज आपके सामाजिक संरचना सेकंड यूनिट का टॉपिक नंबर 6 जो है आज होने जा रहा है। सामाजिक संरचना पर आज चर्चा करेंगे। इसके बाद में मात्र 2 टॉपिक और बचेंगे सेकंड यूनिट के। इसी के साथ आपकी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा है बट छोटे छोटे हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो ये पूरी 5 यूनिट तक का आपका पूरा सिलेबस है यहाँ पर, और हर एक टॉपिक पर एक एक सेपरेट लेक्चर होता है। आइए टेबल ऑफ कंटेंट पर चर्चा कर लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब लोग सभी समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, कि इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमें क्या पढ़ना है। जैसे आपके पास किताब होती है ना, तो किताब में स्टार्टिंग में इंडेक्स दिया होता है कि किताब में कौन से पेज पर क्या मिलने वाला है, ठीक है ना, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इसी तरह से टेबल ऑफ कंटेंट में भी आपको जो है इस पूरे लेक्चर की जो सारांश है वो पूरा इस पेज पर दे दिया जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है पूरे लेक्चर में। तो यहां पर दोस्तों हम 4 कॉन्सेप्ट के माध्यम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या होती है, और हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सामाजिक संरचना। टॉपिक नंबर 7 है सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना को समझने से पहले हमें संरचना को समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट के रूप में हम कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई डेफिनेशंस पर चर्चा करेंगे थर्ड पॉइंट में, और फोर्थ पॉइंट में जो इसके आज के क्लास डिपेंड है जिस पर, विशेषताओं पर, उस पर चर्चा करेंगे। तो इन 4 पॉइंटों के माध्यम से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होगा। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ूं उससे पहले ध्यान रहे, नोट डाउन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नोट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हर एक सेशन के मैं नोट्स आपको अवेलेबल करवाता हूं पीडीएफ के रूप में। ये नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिएगा क्लास कंप्लीट होने के बाद में, और बाद में रिविजन भी आप लगाए ताकि टॉपिक आपका पूरी तरह क्लियर हो जाए। चलिए, एक क्वेश्चन मात्र है आज के टॉपिक संबंधित, क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन है जो कि मॉडल पेपर में इसको इंक्लूड किया गया है, मॉडल पेपर में इंक्लूड किया गया है 2024 के मॉडल पेपर में, 2024 के मॉडल पेपर में इसको इंक्लूड किया गया। इस क्वेश्चन को आईएमपी क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक संरचना क्या है, इसकी विशेषता बतानी है। तो जब आप अर्थ बताते हैं तो परिभाषाओं को भी देना आवश्यक होता है, ठीक है ना। आइए तो अब शुरू करते हैं एक एक, जो 4 कॉन्सेप्ट हमने टेबल ऑफ कंटेंट में देखे थे ना, उसी में से उसी को अब एक एक करके हम समझना प्रारंभ करते हैं। एक पार्ट है हिंदी मीडियम के लिए, एक पार्ट है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये तो आप भली बात समझते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। संरचना या स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले व्यवहारिक रूप से अगर हम इसको समझने का प्रयास करें कि ये संरचना क्या होती है या स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दरअसल आपके सामने, आपके पास में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी है आपके पास, या कहें कि पूरा ब्रह्मांड ही है,
इसका जो निर्माण हुआ है, तो निर्माण इसके छोटे छोटे अणुओं से हुआ है। ये बात आप सब समझते हैं, ठीक है ना। तो छोटे छोटे अणुओं से पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से जो भी आपके पास वस्तु है, या इवन एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है आपके मकान का, जिस मकान में अभी आप रहते हैं, वो मकान, उस मकान का निर्माण जो है छोटे छोटे अणुओं से हुआ है, कुछ इकाइयों से मिलकर के हुआ है, जैसे कि ईंटों से, पत्थर से, चूना से, सीमेंट से, रेती से, या बहुत सारे ऐसे मटेरियल लगते हैं, अलग अलग इकाइयों से उसका निर्माण हुआ है। तो जब ये इकाइयां एक साथ मिलती है तो किसका रूप लिया उसने? एक मकान का रूप लिया। इसी तरह से यदि हम अपने बॉडी को लेकर के चले, तो हाथ, पैर, आंख, तो जितने भी अंग हैं हमारी बॉडी के, उन सभी अंगों को हम कहेंगे शरीर की इकाइयां, और इन इकाइयों के मिल जाने से एक शरीर का निर्माण हुआ है। तो इसी तरह दुनिया की हर एक वस्तु का निर्माण कुछ इकाइयों के मिलने से हुआ है। और जब ये इकाइयां आपस में परस्पर रूप से संबंधित होकर के, मिलकर के जब किसी संरचना का निर्माण करती है, उसी को हम कहते हैं संरचना। बात समझ आई? अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकल रूप से पढ़ के देखें एक बार। प्रत्येक भौतिक वस्तु जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हमारा शरीर है, मकान है, जितनी भी भौतिक वस्तु आपको नजर आती है, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो सारी भौतिक वस्तु है। इन सबकी जो है, प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, एक शेप होता है। जैसे मकान का एक अलग शेप होता है, बॉडी का अलग शेप, जिसको भी आप देखो उसका हर एक जो है वस्तु का अलग अलग शेप होता है, अलग अलग शेप में पाई जाती है। तो जो कई इकाइयों या तत्वों से मिलकर के बनी होती है, ये इकाइयां परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती है। अब ये इकाइयां परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती है का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ईंट, सीमेंट, रेती, गिट्टी, जितने भी आइटम होते हैं मकान बनाने के लिए, उन सबका ढेर लगाते हैं, तो क्या वो मकान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। बल्कि जहां पर आवश्यकता है ईंट लगने की, वहीं ईंट लगना चाहिए, जहां आवश्यकता सीमेंट की, हर एक इकाई की जहां जहां आवश्यकता है, तो इसी को कहा गया व्यवस्थित रूप। तो उन इकाइयों को व्यवस्थित रूप से शिफ्ट करने के बाद ही उस संरचना का निर्माण हो सकता है। बॉडी को लेंगे तो आप हाथ की जगह पैर नहीं जोड़ सकते, आंख की जगह कान नहीं लगा सकते, है ना। तो बॉडी ही पूरी अजीब, समझ रहे हो ना, संरचना बिगड़ जाएगी पूरी। तो ऐसा तो संभव नहीं। तो संरचना कब कहलाएगी? जब वो इकाइयां व्यवस्थित रूप से आपस में एक दूसरे से संबंधित हो, ठीक है। और इन इकाइयों में स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर आपने नाक लगा दी और चलते फिरते कभी गिर करके और कभी कान की जगह पहुंच गई सोने में, मतलब कुछ भी ना, आंखें निकल करके कहीं और चिपक गई, हाथ कहीं और इधर उधर। तो ये जो इकाइयां है, ये इनका अस्तित्व जो है वो स्थायी होना चाहिए, ठीक है। मकान में ईंटें, मतलब जितने भी मटेरियल लगा हुआ है वो सब स्थायी रूप से एक जगह पर फिट हो जाता है, तो उनका में स्थायित्व पाया जाता है। तो स्थायित्व का होना कंपलसरी है, तभी कहीं जाकर के एक भौतिक वस्तु की संरचना पॉसिबल हो पाती है। क्लियर है? तो फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए क्या आवश्यक है? फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए कि जितने भी यूनिट्स है या जितने भी एलिमेंट है, वो सिस्टमेटिकली एक प्रॉपर तरीके से रिलेट किए गए हो एक दूसरे के साथ में, और उनमें स्टेबिलिटी होना कंपलसरी है। स्टेबिलिटी, उन सभी यूनिट्स में स्टेबिलिटी अर्थात की स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक संरचना में चाहे वो संरचना किसी प्रकार की, उनमें चार विशेषताएं मुख्य रूप से देखी जाती है। कौन कौन सी विशेषताएं? एक तो ये कि प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों या तत्वों या इकाइयों से होता है। एक विशेषता तो ये है। आप चाहे किसी भी संरचना को ले लीजिए, हर एक संरचना का निर्माण या हर एक वस्तु का निर्माण जो है कुछ इकाइयों से मिलकर के होता है, कुछ एलिमेंट्स के माध्यम से होता है, उनके मिलने से होता है। दूसरी विशेषता है कि इन इकाइयों में, इन तत्वों में या इन अंगों में क्या पाया जाता है दोस्तों? स्थायी भाव पाया जाता है और एक व्यवस्थित क्रम पाया जाता है। स्थायी रूप से वो इकाई वहां पर शिफ्ट हुई हो और साथ में उसको को जो है व्यवस्थित रूप से शिफ्ट किया गया हो, हाथ की जगह पैर शिफ्ट नहीं किया गया हो, हाथ की जगह हाथ ही शिफ्ट किया गया हो।
क्लियर है? तो दो विशेषताएं ये हो चुकी है। आगे बात करें तो अन्य विशेषताओं में आते हैं कि ये इकाइयां अपने स्थान पर क्या होती है दोस्तों, स्थिर होती है। और चौथी विशेषता है संरचना का संबंध वस्तु की बाहरी आकृति से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बाहरी आकृति से होता है। संरचना का संबंध, जब हम संरचना की बात करते हैं तो उसका संबंध बाहरी आकृति से या बाहरी स्वरूप से होता है, ना कि आंतरिक स्वरूप से। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल दिया एक मकान का और ह्यूमन बॉडी का। मकान का जब निर्माण होता है तो हम उसे बाहर से देख सकते हैं, बाहर से, ठीक है। और अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर अंदर जाकर मकान को अंदर से भी तो देखा जा सकता है। एग्जैक्टली देखा जा सकता है, लेकिन अंदर जाकर के भी देखोगे तो आप उसी दीवार को देखोगे और दीवार के अंदर घुसकर नहीं देख पाओगे कि उसके अंदर क्या क्रिया चल रही है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी को ले लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ इकाइयां, कुछ एलिमेंट जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, इन सबके मिल जाने से एक संरचना का निर्माण हुआ है। तो ये संरचना, ये बाहरी आकृति है। संरचना का संबंध सिर्फ बाहरी आकृति से होता है, आंतरिक आकृति से नहीं। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो जिस प्रकार शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है उसी प्रकार समाज की भी संरचना होती है। क्योंकि अब धीरे धीरे हमें सामाजिक संरचना की ओर शिफ्ट होना है ना, तो अब जरा संरचना से अब धीरे धीरे सामाजिक संरचना की ओर आते हैं। तो कहा जा रहा है कि जिस शरीर या भौतिक वस्तु जैसे कोई मकान वगैरह जैसे भी होते हैं, इनकी जिस तरह संरचना होती है उसी तरह से समाज की भी संरचना होती है। समाज भी एक नहीं बना है, वो भी कुछ इकाइयों से मिलकर के बना है ना, वो भी कुछ इकाइयों से मिलकर के बना है। तो समाज की संरचना कई इकाइयों से बनी है, जैसे परिवार, संस्थाएं, संघ, प्रतिमानित संबंध, मूल्य, पद। तो समाज में ऐसे कई एलिमेंट होते हैं जिनके जुड़ने पर ही तो समाज बनता है। क्लियर हो पा रहा है ना? चलिए, तो अब जरा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते एक आध पॉइंट देखते हैं सामाजिक संरचना की ओर। संरचना एवं प्रकार, अगली क्लास हमारी प्रकार्य पर है, उसको बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो संरचना एवं प्रकार्य समाजशास्त्र की वो अवधारणा है जिन्हें समझे बिना हम समाजशास्त्र की जो बड़ी बड़ी अवधारणा है ना, जैसे सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन, सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक संगठन, ये बड़ी बड़ी अवधारणा है समाजशास्त्र की। हम संरचना को समझे बिना इन बड़ी बड़ी अवधारणाओं को नहीं समझ सकते, याद रखिएगा। तो संरचना या प्रकार जो है समाजशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, अगर प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो इन्हें समाजशास्त्र को अगर हमें विस्तार से समझना है, अंदर से डिटेल से समझना है, तो उसके लिए परम आवश्यक है कि जो हम टर्मों पर अभी छोटे छोटे सेशन के माध्यम से बात कर रहे हैं, है ना, समूह, संस्था, तो ये संरचना, ये सब, ये प्राथमिक की पॉइंट है, ये आपके एलिमेंट है, ये समझ लीजिए, समाजशास्त्र को समझने के एलिमेंट है। तो समाजशास्त्र में संरचना एवं प्रकार की अवधारणाओं का जो है सबसे पहले अगर किसी ने प्रयोग किया था समाजशास्त्र में, किसका, संरचना का या प्रकार का सबसे पहले जिसने प्रयोग किया था उसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। क्या नाम है दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किताब लिखी और उस किताब में ही उन्होंने संरचना और प्रकार शब्दों का, अवधारणाओं का जो है वर्णन किया था। इसके अलावा और भी कई विद्वान रहे इनके बाद में, उनका इन अवधारणाओं का यूज करने वाले अपनी अपनी किताबों में, लेकिन उन सबको छोड़कर के यदि हम बात करें प्रकार के क्षेत्र में, तो प्रकार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो नाम प्रचलित है वो है मर्टन, मटन नहीं, मर्टन, ठीक है। मर्टन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय आता है। क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने प्रकार से संबंधित कई ऐसी अवधारणाओं को जन्म दिया जो उस क्षेत्र में उस समय पहली बार आई थी, और उन अवधारणाओं का उन्होंने विश्लेषण भी किया और उन अवधारणाओं का उन्होंने समाज में प्रयोग भी बताया, उपयोग भी बताया। तो कुल मिलाकर के जो अवधारणा मर्टन साहब लेकर के आए, उन अवधारणाओं के प्रयोग, विश्लेषण करते हुए उनका प्रयोग बताने जैसा जो विस्तार एनालाइज उन्होंने अपनी किताब में किया, ऐसा संभव था उससे पहले कि किसी विद्वान के द्वारा नहीं किया गया था। इसीलिए समाजशास्त्र में और विशेष रूप से प्रकार के क्षेत्र में मर्टन साहब का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं हम परिभाषाओं को। परिभाषा जरा देख लेते हैं कि कुछ विद्वानों के माध्यम से। तो एक परिभाषा मात्र हम इस क्षेत्र में देखेंगे और वो परिभाषा है पार्सन्स साहब की। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं
एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों, साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। सिंपल सी कहानी है। सामाजिक संरचना मतलब सिंपल बात है कि सामाजिक संरचना मतलब समाज के अंदर जितनी भी इकाइयां हैं, जैसे हमने बात की थी कुछ संस्थाओं की, कुछ परिवारों की, कुछ एजेंसियों की, अलग अलग समूहों की, तो इन सबके मिलने से जो एक क्रमबद्धता बनती है वही सामाजिक संरचना कहलाती है। किसके अनुसार? पार्सन्स साहब के अनुसार। बात समझ आई? ठीक है, ये एक छोटी सी परिभाषा है, इजी परिभाषा है, तो इसको याद जरूर रखिएगा। तो इस तरह कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना जो है एक अमूर्त धारणा है। ये कॉन्सेप्ट विशेष रूप से याद रखे लो दोस्तों, क्योंकि ये अधिकतर ना अति लघुत्री प्रकृति में, अति लघुत्री प्रकृति के प्रश्न में पूछा जाता है कि सामाजिक संरचना मूर्त अवधारणा है या अमूर्त अवधारणा है, और आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। मूर्त धारणा किसको बोलेंगे और अमूर्त धारणा किसको बोलेंगे? टेंजिबल और इंटेंजिबल, अब इतना बेसिक में जाकर नहीं बताऊंगा आप लोगों को मैं, ये स्कूल वाले बच्चों का काम है। टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूर्त, अमूर्त क्या होता है नहीं पता है, शर्म वाली बात तो है, लेकिन मत कीजिए आप लोग शर्म, और आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, है ना। सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा कहलाती है। क्यों कहलाती है भाई? क्योंकि इसमें कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं होता, कोई जीवित प्राणी नहीं होता, इसके अंदर कोई टेंजिबल गुड्स नहीं होती, वस्तु नहीं होती है। सामाजिक संरचना का जो निर्माण होता है, सामाजिक संरचना का जो निर्माण होता है वो किससे होता है भाई? सामाजिक संबंधों से होता है, सामाजिक समूहों से होगा, सामाजिक प्रतिमानों से होगा, संस्थाओं से होगा, कुछ पद और उनकी भूमिकाओं से होता है। तो ये जो है ना, ये सब के सब अमूर्त साधन है। इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक संरचना का निर्माण अमूर्त साधनों से होने के कारण यह भी अमूर्त धारणा है। क्लियर है? सोशल स्ट्रक्चर इस कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। कैसा है दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर का जो फॉर्म हुआ है, निर्माण हुआ है, वह है सोशल रिलेशन से हुआ है, कुछ इंस्टीट्यूशन से हुआ है, कुछ नॉर्म्स उनमें शामिल है, पोजीशन शामिल है, कुछ रोल शामिल है, किसके? सोसाइटी के जितनी भी एलिमेंट है उन सभी के। और ये सारे एलिमेंट चूंकि एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए इसे हम आसानी से कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना एब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे आपके, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये पॉइंट नंबर 4 आ रहा है, पॉइंट नंबर चेंज नहीं किया यहाँ पर, इट्स ओके। पॉइंट नंबर 4 है, इसमें हम बात करेंगे अब लास्ट हमारे सेशन की, जिसमें हम 5 पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। सामाजिक संरचना की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो अभी तक आपने संरचना, सामाजिक संरचना और परिभाषाओं के माध्यम से यह समझने का या हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि संरचना और सामाजिक संरचना क्या होती है। वो संभवतः आप इतने लंबे डिस्कशन के बाद में आपके दिमाग में ये तो क्लियर हो चुका है कि सामाजिक संरचना एक्चुअल में क्या होती है। अब हम इस सामाजिक संरचना की कुछ विशेषताओं की जरा चर्चा कर लें। और हालांकि जब मैं विशेषताओं की बात करूंगा ना, जैसे आप पॉइंट पढ़ोगे तो आपको अंदर से ये फील होगा कि ये तो हम पढ़ चुके हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या बोलता है? सामाजिक संरचना समाज के बाहरी स्वरूप का बोध कराती है। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया अभी? क्या नहीं बताया? एग्जैक्टली बताया है आपको मैंने, लेकिन थोड़ा सा मैं डिटेल में बताने वाला हूं या कुछ कंटेंट देने वाला हूं इसमें। ठीक है, विशेषताओं में आपको क्या लिखना होता है? तो देखिए, विशेषताओं को मैं आप पहले ही अर्थ के रूप में समझा चुका हूं आप लोगों को। क्या कहा जा रहा है? सामाजिक संरचना जो है समाज के, अब चूंकि कौन सी संरचना की हम बात कर रहे हैं? समाज की संरचना की। अगर हम सिर्फ संरचना की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वस्तु के बाहरी रूप को दिखाता, वस्तु, समाज का यूज नहीं करते, उसमें वस्तु का यूज करते, किसी भौतिक वस्तु का, समझ लो ना। लेकिन यहां पर हमने कहा कि सामाजिक संरचना मतलब समाज की संरचना समाज के बाहरी स्वरूप को दिखाती है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा है, समाज संरचना जो है, सामाजिक संरचना या समाज की संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। अखंड व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समाज की जो संरचना होती है, जो समाज बनता है, वह कई खंडों से मिलकर के बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अखंड नहीं है, बल्कि कुछ खंडों से मिलकर के बना गया एक सामाजिक ढांचा है।
क्लियर। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रमबद्धता दैट मीन्स कि जब हमने एग्जाम्पल लिया था अपनी बॉडी का कि अगर बॉडी में हाथ के स्थान पर पैर लगा दिया जाए, नाक के स्थान पर कान लगा दिया जाए, तो बताइए वो बॉडी कैसी दिखेगी? तो बिल्कुल भी उसका क्रम बिगड़ चुका होगा, संरचना बिगड़ चुकी होगी। तो यहां पर भी यही कहा जा रहा है कि समाज की जब संरचना होती है तो उसमें भी जो इकाइयां मिलकर के समाज की संरचना करती है उनमें भी एक क्रमबद्धता पाई जाती है ताकि समाज की संरचना व्यवस्थित रूप से हो सके। इसके अलावा सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी अवधारणा होती है। स्थायी अवधारणा होती है, भाई आपने मकान बनाया, मकान में से पता चल रहा है कि कल 2-4 ईंटें निकल के गिर गई दीवार में से, कल कुछ और गिर गया, परसों कुछ और गिर गया, तो बताइए क्या वो मकान की जो संरचना बनी थी, जो ढांचा बना था मकान का, वो व्यवस्थित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि जिन एलिमेंटों के माध्यम से हमने उस मकान का निर्माण किया है उसके एलिमेंट स्थायी हो, है ना, इधर उधर खिसकने वाला नहीं हो। 5वां पॉइंट के रूप में हम देखेंगे सामाजिक संरचनाओं में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान या पद होता है। जितनी भी इकाइयां होती है उनका एक निश्चित स्थान होता है। जैसे भाई जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनके दोनों हाथ यहीं पर आते हैं, दो पैर के स्थान पर पैर आएंगे, नाक के स्थान पर नाक, कानों के स्थान पर कान। क्यों? क्योंकि इन सभी इकाइयों का स्थान पूर्व निश्चित है, पूर्व निश्चित है। इसी तरह से समाज के निर्माण में भी जो संस्थाएं होती है, जो समूह होते हैं या जो रूल्स होते हैं, जो भी निगम होते, जितनी भी संस्थाएं होंगी समाज की जिनके माध्यम से समाज का निर्माण हो रहा है, उन सब का स्थान भी निश्चित होता है। बात समझ आ रही? तो आइए इन 5 पॉइंटों को एक एक करके थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ में सेशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज का। चलिए, पहला पॉइंट है सामाजिक संरचना समाज के बाहरी स्वरूप का बोध कराती है। एग्जैक्टली समाज की संरचना, सामाजिक संरचना में इकाइयां जब एक क्रमबद्ध व्यवस्था से जुड़ जाती है तो एक ढांचे का निर्माण होता है। जैसे हाथ, पांव, नाक या शरीर के आदि अन्य अंग एक व्यवस्थित क्रम में जुड़ने पर एक शरीर का निर्माण होता है जिसके बाहरी रूप को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी प्रकार से समाज का निर्माण करने वाली इकाइयां भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर एक बाहरी ढांचे का निर्माण करती है जिसे सामाजिक संरचना के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है? सिंपल से पॉइंट में आपको समझा चुका हूं। बस जो मैंने आपको बोल के बताया था उसे अब मैं लिखित रूप में दे रहा हूं आप लोगों को ताकि आप रिवीजन बाद में लगा पाए, तो कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे, है ना। ये जो कंटेंट में फॉर्म जो इस तरह डिजाइन करता हूं ना दोस्तों, ये जिस क्रम में लेकर के आता हूं वो एक ऐसा क्रम होता है कि 0 से उठाते हुए हाईएस्ट तक पहुंचा देता हूं और अंतिम रूप तक, अंतिम पॉइंट तक आप जो है उस टॉपिक के बारे में सीखते चले जाते हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं लेक्चर लेने के बाद में पीडीएफ का रिवीजन जरूर लगाएं, क्योंकि ये किताबों से बहुत हटके होता है, ये कंटेंट बहुत ज्यादा हटके होता है। एक स्ट्रेटजी के साथ में ये पॉइंट मेरे द्वारा रखे जाते हैं ताकि आप लोगों का जो टॉपिक है ना, आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आप टॉपिक के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो एक ऐसी मेंटलिटी के साथ में पीडीएफ को तैयार किया जाता है, ऐसे कंटेंट को लाया जाता है, रहता कंटेंट सब वही है आप लोगों का, उसको एडिट किया जाता है और इस तरह से शिफ्ट किया जाता है उसको, ताकि आपको पढ़ने में भी इजी हो। और जब एक पॉइंट को पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में पूरा टॉपिक घूम रहा होता है। ना यकीन हो, पीडीएफ डाउनलोड करना सेशन कंप्लीट होने के बाद में, उसको एक बार अच्छे से आधा 1 घंटा देना और रिविजन लगाकर देखिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस लेवल पर आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है ना। अगला पॉइंट था आपका सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। जी हां, अखंड व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक समाज की रचना या संरचना जो है कई इकाइयों से होती है, जैसे व्यक्ति, समूह, संस्था, समिति, ऐसी कई इकाइयां होती है। तो प्रत्येक संरचना कई खंडों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक की रचना, जितनी प्रत्येक इकाई से व्यक्ति की रचना भी कई खंडों से हुई है, समूह की रचना भी कई इकाइयों से हुई है, संस्थाओं की, समितियां, जितने भी, जिनको भी आप मिलाकर के निर्माण कर रहे हैं संरचना का, उन इकाइयों का निर्माण भी कुछ इकाइयों से हुआ है और उनका भी निर्माण कुछ इकाइयों से हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो संरचना है उसमें कई खंड पाए जाते हैं, इसलिए वह अखंड नहीं हो सकती। फिर भी ये इकाइयां अखंड ना होने के बाद भी जो इकाइयां
संरचना में इस्तेमाल की जाती है उन इकाइयों में परस्पर रूप से स्थायी भाव पाया जाता है। उसमें परस्परता एक क्रम में जुड़े होती है और स्थायी भाव के साथ में जुड़ी होती है, जो उनको एक निश्चित स्वरूप प्रदान करती है। एवरी सोशल स्ट्रक्चर इज अ फॉर्म बाय वेरियस यूनिट्स, कई सारी यूनिट्स के साथ में, है ना, कई यूनिट्स के मिलने के बाद ही एक सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। जस्ट लाइक अ इंडिविजुअल, group, institution, committee, etc. Thus, every structure is made up of many parts, hence it is not monolithic. इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए कि जो आपका संरचना होती है वो अखंड नहीं हो सकती। ठीक है, वो अखंड नहीं हो सकती। वैसे तो यार इजी कॉन्सेप्ट है, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मेरे ख्याल से कर पा रहे हैं आप ठीक से। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें, और इसी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है इसमें। थर्ड यूनिट में है, थर्ड टॉपिक है आपका, पॉइंट है आपका, सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। अब ये भी मैं आपको समझा ही चुका हूं, बार बार रिपीट हो रहा है ना ये शब्द, ये सारे शब्द बार बार रिपीट होने से क्या हो रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपके अपने आप ही इजी हो गए। ठीक है, क्रमबद्धता जैसे मैंने अभी बताया था ना कि हाथ के स्थान पर पैर नहीं लगा सकते, क्रम होना चाहिए। किसी सामाजिक संरचना का निर्माण मात्र इकाइयों के झुंड या योग से नहीं हो जाता। जैसे कि अगर आप, जिसे बताया था मैंने, आपकी सीमेंट, रेत, गिट्टी या जो भी लोहा, जितने भी मटेरियल एक मकान के निर्माण में लगते, बिल्डिंग के निर्माण में लगते हैं, उन सबका ढेर लगा देने मात्र से किसी उस बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो जाता है, उसको बिल्डिंग नहीं कहेंगे। बल्कि जब तक ईंट को, चूने को या सीमेंट को, कंक्रीट, इन सबको जब तक व्यवस्थित क्रम में नहीं रखोगे तब तक मकान का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो क्रम अति आवश्यक है किसी भी संरचना के लिए। बात समझ आई। चौथा पॉइंट है कि इसमें एक स्थायी भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्डिंग बनाई और उसमें कुछ मटेरियल यूज किया, ईंटें लगाई है, कुछ सीमेंट लगाया और वो जो है निकलते जा रहा है, तो एक ऐसी संरचना जो है इसमें स्थायी भाव नहीं रहेगा, है ना। सामाजिक संरचना भी बिल्कुल इसी प्रकार है। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली जो इकाइयां हैं उनमें स्थायी भाव होता है। उदाहरण के लिए समाज का निर्माण करने वाले जो समूह होते हैं, समितियां होती है या संस्थाएं होती है ना, जैसे इनके जैसे जो समाज में स्थायी रूप में ये पाए जाते हैं, इनमें छोटा मोटा परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन संरचना इन छोटे मोटे परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती है। तो कहने का मतलब यही है, जिन संस्थाओं से मिलकर के समाज का निर्माण हो रहा है, सामाजिक संरचना का निर्माण हो रहा है, उनमें छोटे मोटे परिवर्तन होना स्वाभाविक है, लेकिन उन छोटे मोटे परिवर्तनों का इन पर असर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये स्थायी भाव से पाए जाते हैं। जैसे एक समाज में कुछ लोग, व्यक्तियों के माध्यम से मिलकर के समाज का निर्माण हुआ, अब वो कहेगी उस पूरी सोसाइटी में से अगर कुछ लोग मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज बिखर जाएगा, क्योंकि अगर डेथ होगी तो वहां पर कुछ नए बच्चे जन्म भी लेंगे, तो उनकी पूर्ति वो लोग कर देंगे। क्लियर है। तो इस तरह से छोटे मोटे परिवर्तन इन संस्थाओं में होते रहते हैं, जिनका सामाजिक संरचना पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला और आखिरी पॉइंट है आपका कि सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक निश्चित स्थान होता है। हाथ के स्थान पर हाथ, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर। बात समझ आ रही ना। तो समाज में भी कुछ ऐसा ही रहता है, इनमें भी प्रत्येक इकाई का पद जो है ना निश्चित होता है, पहले से निर्धारित होता है। उस स्थान पर रहकर ही वह सामाजिक संरचना का निर्माण कर सकती है। अन्य स्थान पर होने से क्या होगा, संरचना बिगड़ जाएगी। जी हां, समाज में भी, जैसे सामाजिक संरचना में राज्य, मंदिर, चर्च, मस्जिद, परिवार, विवाह, धर्म, न्याय व्यवस्था, शिक्षण संस्थान, इन सब के अपने अपने काम होते हैं। अब अगर ये मान लो कि राज्य जो है शिक्षण संस्थानों का काम करने लगे, स्कूल कॉलेजों का काम करने लगे, न्याय व्यवस्था परिवार चलाने का काम करने लगे, विवाह संस्थाएं जो है सरकार संभाल ले, तो बताइए क्या वो समाज प्रॉपर तरीके से चल पाएगा? तो कहेंगे नहीं चल पाएगा। चूंकि क्या है, ये सब ये भी तो सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयां हैं, एलिमेंट है। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जितनी भी इकाइयों के माध्यम से समाज की संरचना होती है, उन सब इकाइयों का स्थान पहले से निर्धारित होता है कि कौन क्या करेगा, किसका स्थान कहां पर होगा।
क्लियर है? यदि ये एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर ले, एक दूसरे का स्थान अदला बदली कर ले, तो सामाजिक संरचना में विकृति आ जाएगी, विकृति आ जाएगी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बिल्कुल बताइएगा, वैसे तो डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम इजी चल रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका सेशन जो है कंप्लीट होता है, और अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 15 में। लेक्चर 14 ही डाल दिया, आजकल पीपीटी बहुत गलती कर रहे हो आप लोग। क्वेश्चन पीपीटी लेक्चर नंबर 15 में हम डिस्कस करेंगे प्रकार, फंक्शंस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है ना? चलिए, कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझसे, और इसके अलावा कुछ स्पेशल सब्जेक्ट या किसी आईएमपी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट हो आप लोगों को, बिल्कुल कमेंट कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो है इस यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर भी कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिए गए, ओनली व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है। गलती से भी कॉल मत कीजिएगा कृपया करके, क्योंकि आपके कॉल करने पर टीम के द्वारा आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, और वो ब्लॉक कभी खोला नहीं जाता, क्योंकि स्टूडेंट की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है कि ब्लॉक करने के बाद में तुरंत 1 मिनट बाद ही वो लोग भूल भी जाते हैं किसी को ब्लॉक किया था, है ना। ऐसे कई नंबर ब्लॉक होते हैं दिन भर में, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ यदि आप ब्लॉक लिस्ट में नहीं जाना चाहते हैं तो सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप पर जो भी रिक्वायरमेंट है ना आप डाल दीजिए, वो थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही हमें या टीम को टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे जितने भी लेक्चर हमारे होते हैं सबके नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही अवेलेबल हो पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, मिलते हैं अगले सेशन में और नए टॉपिक के साथ में। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो, और मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट में फुलफिल कर पाऊं। मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।